हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का यूरोप में राष्ट्रवाद। उसको आज हम लोग उसका जो लघुतरीय प्रश्न है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सब इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है दोस्तों, जान लीजिए। पहले राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिससे किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनता है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच क्या बनता है, एकता का वाहक बनता है। या एक और इसका डिफिनीशन होता है कि राष्ट्र के प्रति लगाव को ही राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन है वह है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 में एक फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसी के क्या कारण थे वही बताना है दोस्तों। एकदम आसान भाषा में आप लोग एक दो बार पढ़िएगा, उसके बाद याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ जो 1848 के जो फ्रांस के क्रांति थे, वो 1848 में जो फ्रांस का राजा था वह था लुई फिलिप्स जो था वह क्या था, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा था। इसने क्या किया कि अपने एक उदारवादी शासक था, इसने क्या किया, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो जो था वह एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके पास जो था किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम और विदेश नीति नहीं थी। अब जिस राजा के पास सुधारात्मक कार्यक्रम और विदेश नीति नहीं होगा, उसके शासनकाल में क्या होगा आप लोग जानते ही होंगे। उसके शासनकाल में क्या होने लगा कि बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ने लगी, जिसके वजह से गीजो का आलोचना होने लगा और जनता जगह जगह पर विरोध करने लगी, जिसके फलस्वरूप 1848 की क्रांति हुई। एकदम आसानी भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। कॉपी पर नोट कर लीजिए, एक दो तीन बार पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है वह है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। देखिए, उस समय जो था ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था। इटली और जर्मनी जो थे वह कई क्षेत्रों में विभाजित थे, इसलिए उनको एक क्षेत्र में रहने के लिए उनको एकीकरण करना जरूरी था। अब यही बताना है कि ऑस्ट्रिया की भूमिका इसमें क्या थी। तो देखिए, ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था जिसका अधिकार इटली और जर्मनी के अनेकों क्षेत्र पर था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधा था वह ऑस्ट्रिया ही था, क्योंकि इसने इटली और जर्मनी के अनेक क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था। अब अनेक क्षेत्र पर अधिकार किया है और उसका आप एकीकरण कीजिएगा तो सबसे अधिक जो नुकसान होगा वो ऑस्ट्रिया का ही होता। अतः ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, जिससे हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका नकारात्मक थी। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था जिसका अधिकार इटली और जर्मनी के अनेक क्षेत्रों पर था। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही था। जर्मनी एकीकरण से पहले देखिए 300 से ज़्यादा भागों में बांटा हुआ था, जिसके दो बड़े भाग पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण होता तो सबसे अधिक नुकसान ऑस्ट्रिया का ही होता। अतः ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, जिससे हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की भूमिका नकारात्मक थी। यह भी क्वेश्चन कितनी बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। तो वो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। देखिए, यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो फैला तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उसमें क्या योगदान किया, क्या सहायता की। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में जो नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान था काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह जो था एक बहुत बड़ा योद्धा था। इसने अपने योग्यता के बल पर इटली और जर्मनी के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था। इससे वहाँ के लोगों में लगने लगा
कि हम आपस में बटे हैं तभी कोई आक्रमणकारी आसानी से जीत जा रहा है। तो जिससे नेपोलियन बोनापार्ट जिससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलने लगी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट भी कहता था कि मैं अपने सभी जो जीते हुए प्रदेश हैं उसको हम एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता किया था। तो यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह एक बड़ा योद्धा था जिसने अपनी योग्यता के बल पर इटली और जर्मनी के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा किया था। यूरोप के अनेक क्षेत्रों पर इसने कब्जा किया था। इससे वहाँ के लोगों में लगने लगा कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं तभी कोई आक्रमणकारी आसानी से आकर हम लोग पर आक्रमण कर शासन कर रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट भी कहता था कि मैं अपने सभी जीते हुए जितने भी प्रदेश हैं उसको हम एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है वेरी इम्पोर्टेंट है, कितने बार भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। जो गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। देखिए गैरीबाल्डी जो था वह इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह मेजनी के विचारों का समर्थक था। इटली जो विभिन्न भागों में विभाजित थी, एकीकरण के पहले जो इटली विभिन्न भागों में विभाजित थी वहाँ वह गणतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। इटली के एकीकरण के लिए इसने एक सेना बनाई जिसका नाम है लाल कुर्ती एक सेना का गठन किया और अपने जो सभी संपत्ति थे वह राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया और बाद में साधारण किसान की भांति जिंदगी यह जीने लगा। तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5वें नंबर के तरफ। तो हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन और लास्ट जो क्वेश्चन है वह है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था, यह बताना है। तो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का जो एकीकरण था बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था। तो देखिए विलियम प्रथम पर्सा का राजा था। पर्सा एक देश है जिसका राजा था विलियम प्रथम, जो जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में करना चाहता था। इसने जर्मनी का जो एकीकरण करना चाहता था वह पर्सा के नेतृत्व में करता था। और उधर हम लोग पढ़े हैं कि ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में हो। क्या किया इसने, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया। बिस्मार्क ने सबसे पहले क्या किया कि पर्सा की सेना को मजबूत किया और लौह तथा रक्त की नीति अपनाया और कूटनीतिक के सहारे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराकर जर्मनी का एकीकरण किया। अतः हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।